स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो यहाँ आप सभी को बताएंगे सामाजिक विज्ञान में पास होने का जबरदस्त और बिल्कुल आसान ट्रिक। अगर आप सभी लोग अभी तक सामाजिक विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़े, आपकी जो तैयारी वो बिल्कुल 0% है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को ऐसी जबरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप सभी लोग सामाजिक विज्ञान में पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। अगर आप सभी लोग अभी तक सोशल साइंस में जो है बिल्कुल कुछ भी आपका तैयार नहीं है, ठीक है, यानी आप सभी लोग को हम सामाजिक विज्ञान के पेपर में बिना पढ़े बिना याद किए, ठीक है, केवल ट्रिक से पास होने की बहुत ही आसान तरीका बताने वाले, ठीक है, और बिल्कुल न्यू बेस्ट जबरदस्त ट्रिक बताने वाले जिससे कि एक कमजोर से कमजोर छात्र भी इस ट्रिक को देखने के बाद बिल्कुल टॉपर बनेंगे, यानी अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। और अगर आप सभी लोग सामाजिक विज्ञान के पेपर बोर्ड पेपर में इस ट्रिक को लगाते हो, ठीक है, तो टीचर खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे और 100% गारंटी कि आप सभी लोग सामाजिक विज्ञान में 100% गारंटी की पास हो जाओगे, ठीक है। इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, चाहे उन अभी तक वो सामाजिक विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़े, ठीक है, चाहे उनकी तैयारी 0% है, लेकिन वो 100% पास हो जाएंगे। इस वीडियो के देखने के बाद वो कभी जिंदगी में फेल नहीं होंगे। और हम आप सभी को बता दें कि ये जो सामाजिक विज्ञान की ट्रिक की वीडियो, ऐसी वीडियो आप सभी को पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ठीक है। कहीं भी आपको ऐसी ट्रिक की वीडियो कोई भी नहीं बताएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि जो आपका क्लास 10 सोशल साइंस का पेपर होता है, ठीक है, उस पेपर में जो होते हैं 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। पहला वो क्वेश्चन रहता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी ये क्वेश्चन आपके पेपर में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हम आप सभी को ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप सभी लोग 20 क्वेश्चन में से बिना पढ़े आप लोग 15 क्वेश्चन को बिल्कुल सही सही टिक मार के आओगे, ठीक है, बिल्कुल सही सही करके आओगे। ऐसी तरीका हम आप सभी को ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन आता है आपके पेपर में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें आपका यानी कि 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 4 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए। तो यहाँ पे क्या है कि आपको हम यानी टोटल ये जो रहेगा आपका सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, ये टोटल 50 नंबर का आपके पेपर में आता है। तो यहाँ पे हम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले जिससे कि आप लोग 50 में 30 नंबर बिल्कुल पूरे के पूरे लेकर के आओगे, ठीक है। ऐसी ट्रिक हम आप सभी को बताने वाले। ये रहा आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर। देखिए, आपको सबसे पहले कि इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है और आपको इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पेपर में इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक बताएंगे कि बिना पढ़े आप सभी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल सही सही कैसे आप सभी लोग टिक मारोगे, ठीक है। आपको बिना पढ़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करने का सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे बताने वाले, ठीक है। सबसे पहले कि आप सभी के पेपर में इस तरीके से, यानी देखिए, हम आपको कई यानी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलग अलग ट्रिक है, ठीक है। तो हम आपको कई ट्रिक यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहला ट्रिक यहाँ पे क्या है कि जैसे आप सभी के पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, ठीक है, इस तरीके से यानी क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे सिर्फ आपको ऑप्शन को समझना है कि हाँ, आपको ऑप्शन को कैसे टिक मारना है, कैसे आप सभी को ऑप्शन को सही करना है। देखिए, यहाँ पे जैसे ये पहला आपका हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है, ए वाला हो गया इस तरीके से, और यहाँ पे ये बी क्वेश्चन हो गया और ये सी क्वेश्चन, ठीक है, और ये यहाँ पे डी क्वेश्चन हो गया इस तरीके से। अब क्या है, जैसे इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन दिया है कि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, बी क्वेश्चन, ठीक है, और सी क्वेश्चन में आपको दिखेगा ए व बी दोनों, ठीक है, और डी क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आप सभी के ऑप्शन में इस तरीके से ऑप्शन आ जाए कि ए ओ बी दोनों, ठीक है, ए वो बी दोनों, तो आप सभी को बिना समझे इसी वाले ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। 100% आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऐसे आपके पूरे पेपर में 2-3 क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे ही दिए होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा ऑप्शन नजर आए पूरे पेपर में, तो आपको इसी ए ओ बी दोनों, ठीक है, यही वाले ऑप्शन को सही मारना है। या अगर क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन दिया हो दोनों, तो आपको वो वाले ऑप्शन को सही मारना है, ठीक है। पहली ट्रिक ये थी। दूसरी देखिए, अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सन वाले आ गए यानी इसबी वाले आ गए, तो आपको कैसे ट्रिक लगाना है, ठीक है। तो वहां पे आप सभी को देखिए बड़ा, ठीक है, और छोटा का ट्रिक लगाना है, बड़ा और छोटा का ट्रिक, ठीक है।
तो आपको बड़ा छोटा का ट्रिक कैसे लगाना है, जैसे आपके पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कोई कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। इसमें से आप सभी को देखिए बड़ा छोटा का ट्रिक कैसे लगाना है। इसमें से क्या है कि आपको सबसे पहला ऑप्शन है 1648 ईस्वी, उसके बाद 1517 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद क्या है 1600 यहाँ पे 15 ईस्वी, और यहाँ पे उसके बाद है 1789 ईस्वी, ठीक है। इसमें आपको बड़ा छोटा का क्या ट्रिक लगाना है, यानी आपको सबसे पहले कोई छोटा ऑप्शन जो है, इसमें सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है, जैसे देखिए सबसे छोटा इसमें ऑप्शन है 1517 ईस्वी, ठीक है। ये क्या है, ये सबसे छोटा है ऑप्शन है। उसके बाद देखिए इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, बड़ा ऑप्शन है 1789 ईस्वी, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, ये जो दोनों है इसको आपको भूल जाना है, ठीक है। इन दोनों को आपको बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं देना। अब आपको ध्यान किस पे देना है, बड़ा पर और सबसे छोटा पे। तो यहाँ पे देखिए यानी ये 1517 छोटा हो गया सबसे, और ये 1789 सबसे बड़ा हो गया। तो अब आप सभी को इसमें अपनी लक काम करना है, ठीक है। यानी आपको इस दोनों में से कोई भी ऑप्शन को चुन लेना है। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने डी ऑप्शन को चुन लिया, ठीक है, 1789, तो ये आपका 100% करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका लक काम देगा। और हाँ, आप लोग जैसे किसी ऐसे 2-3 क्वेश्चन आ गए तो आप लोग पहले वाले में, ठीक है, डी वाले क्वेश्चन को आप लोग चुन लीजिए, दूसरे वाले में बी क्वेश्चन को चुन लीजिए। इस तरीके से क्या है, यानी इसमें आपको कोई एक क्वेश्चन बड़ा और छोटे में से किसी एक को आपको चुनना है, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में आ गया तो जहां आपके पास 4 ऑप्शन थे वहां सिर्फ आपको 2 ऑप्शन मिल रहे, दोनों ऑप्शन में से किसी को आप लोग चुन लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये डी वाला ऑप्शन राइट हो गया। उसके देखिए अगला जैसे कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया आप सभी के पेपर में, ठीक है, और उसमें यानी इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें से आपका पहला ऑप्शन कुछ दिया है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है कुछ, तीसरा ऑप्शन कुछ दिया, और कोई भी ऑप्शन यानी ये डी ऑप्शन चाहे कोई भी ऑप्शन हो जिसमें ये लिखा हो कि इनमें से सभी, ठीक है, तो आपको बिना सोचे इसी वाले ऑप्शन को चुन लेना है, 100% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए एग्जाम में सबसे ज्यादा जो सही होने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सही होने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ए और सी होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, अक्सर सबसे ज्यादा सही होने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो आपको जब भी चुनना है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, यानी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कुछ भी नहीं आता है, तो आप लोग ए और सी ऑप्शन को चुन लीजिए, ठीक है। किसी में ए किसी में सी, इस तरीके से चुन लो। उसमें से आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से, ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ इस ट्रिक से सही हो जाएंगे, और बाकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ऊपर हमने ट्रिक बताया उससे सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 20 में 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे इस ट्रिक से सही हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको शुरू में यानी आप लोग स्टार्टिंग में ए और सी ऑप्शन को चुनिए, बाकी के जो 10 क्वेश्चन बचेंगे यानी 10 क्वेश्चन में आप लोग ए और सी को चुन लीजिए, किसी में ए किसी में सी। उसके जो लास्ट क्वेश्चन 10 बचेंगे उसमें आप लोग बी और डी ऑप्शन को चुनिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को ये वाला तुक्का लास्ट वाले क्वेश्चन में, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है कोई ट्रिक, ठीक है, तो आप लोग यही वाला ट्रिक लगा लीजिए, 100% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ट्रिक, ठीक है। इसके बाद देखिए 50 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसकी ट्रिक क्या है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, यानी यहाँ से अब आपका लिखने वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अगर आप सभी को यानी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपको क्या ट्रिक लगाना है जिससे कि टीचर खुश होकर एग्जामिनर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर दे और आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओ, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है आपको उस तरीके को देखना है, ठीक है। जैसे क्या है यहाँ पे खंड ब दिया है, वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी खंड आप लोग कर रहे हो आपको कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। तो आप सभी लोग इतना कर सकते हो, ठीक है। यानी ये चीजें तो एक अनपढ़ भी कर सकता है, तो आप लोग तो बहादुर हो, महान हो, आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपको खंड ब लिख देना है। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ब्लैक पेन से एक लाइन की गैप देकर ऐसे वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक स्केल की गैप देकर ऐसे लाइनिंग भी कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या है कि यहाँ पे आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक शब्द को 80 शब्दों में लिखना है, ठीक है। आखिरकार आप लोग कुछ नहीं पढ़े हो, अब देखो अब आपको 80 शब्द ट्रिक से कैसे लिखनी है, ठीक है। बहुत ही सरल है, बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है कि सबसे पहले कि ये जो
क्वेश्चन है, यानी ये क्या है आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इस तरीके से समझिए आप लोग। तो ये क्या है आपका 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन ही आपके पेपर में आते हैं। अब आपको 4 नंबर कैसे, क्या ट्रिक लगाना है जिससे आपको पूरे 4 नंबर मिल जाए, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले कि आप सभी को क्या करना है, ऐसे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है तो आप लोग ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख दीजिए, ठीक है, इस तरीके से ब्लैक पेन से। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आप सभी को हेडिंग यूज करना है, ठीक है। तो आपको हेडिंग कैसे मिलेगी, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पहला दिया हुआ है यहाँ पे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। और इसी पहले क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दिया है कि इसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। अब देखो क्या है, पहले क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर लिखते हो तो 2 नंबर, अगर दूसरे का भी लिख देते हो तो फिर से 2 नंबर, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए पहले कि ये जो है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसमें से आपको एक हेडिंग दिख रहा होगा, ठीक है, वो क्या है कि फ्रांस की क्रांति, यहां से आपको हेडिंग मिल गया, इसी क्वेश्चन से ही मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में आना है, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी को, यानी ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग उत्तर लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे खुद लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, तो मत लिखिए। अब यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन से ही क्या मिल गया, हेडिंग। हेडिंग क्या मिल गया, फ्रांस की क्रांति। आप लोग ब्लैक पेन से लिख दीजिए, हेडिंग वगैरह लाइनिंग वगैरह कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से अंडरलाइन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सन पूछ रखा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो अगर आपको सन याद है 1789 तो आप लोग लिख दो, अगर नहीं याद है तो आपको क्या ट्रिक लगाना है, देखिए यहाँ पे आपको अगर सन नहीं याद है तो ये ट्रिक लगाना है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो अभी तो हुई थी नहीं, ठीक है, वो कई साल पहले ही हुई थी। तो आपको क्या लिखना है, और कई साल पहले क्या था, उस समय मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का शासन नहीं था, उस समय सिर्फ राजा का शासन था, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, तो फ्रांस की क्रांति, यानी सन नहीं याद है तो आपको क्या लिखना है, फ्रांस की क्रांति कई साल पहले राजा के शासन काल में हुआ था, ऐसे लिख देना है, ठीक है। अगर ऐसे लिख दिए तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा कि हाँ आपको ये तो पता है कि हाँ कई साल पहले, और उस समय राजा का शासन चलता था, उस समय लुई 16वां राजा भी था फ्रांस का। तो इस तरीके से आप सभी को लिख देना है, ठीक है। अगर ऐसे लिखते हो तो ये पहला क्वेश्चन 2 नंबर का था ना, तो 1 नंबर यहाँ पे एग्जामिनर आपको दे देगा, 100% गारंटी है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या था, इसमें दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया था कि इसका मुख्य कारण क्या था, क्योंकि 2 नंबर इस पे मिलेगा आपको। अब इसमें आपको क्या ट्रिक लगाना है, सबसे पहले क्या है कि फ्रांस आपको पहले क्वेश्चन से ही मिल गया है, तो आपको फ्रांस की क्रांति का कारण हेडिंग मिल गया, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने लिख दिया। इसके बाद अब आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण जो है वो निम्नलिखित हैं, इस तरीके से लिख देना है। ऐसे सभी क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको यही ट्रिक लगाना है, यानी कोई भी क्वेश्चन आ गया सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन से हेडिंग निकालना है, उसके बाद आप लोग एक एक हेडिंग डाल करके, ठीक है, सबसे पहले उसी क्वेश्चन से ही कहो, जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं ना, इसी क्वेश्चन से कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। कोई और क्वेश्चन आ गया, महामंदी का क्या कारण था, तो महामंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, ठीक है, ऐसे आपको लिखना। ये सब जो होता है ना, आप लोग देखिए चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना लिख दो, एक टॉपर स्टूडेंट क्यों ना कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख दे, ठीक है, बिल्कुल सही से, लेकिन जब तक उसको लिखने का तरीका नहीं पता रहेगा, सही तरीका, ठीक है, तब तक उसको एग्जामिनर पूरे के पूरे फुल मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है, पूरे नंबर नहीं देंगे। इसलिए हम आपको जो बता रहे हैं ये लिखने का सबसे सही तरीका है। आपके लिखने के इस तरीके को ही देखकर एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप एक टॉपर स्टूडेंट हो, आपको सब चीजें पता है, ठीक है, तभी आप लोग इस तरीके का यूज कर रहे हो, जिससे कि वो आपके बिना पढ़े ही पूरे क्वेश्चन के आंसर पे नंबर देते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, ऐसे आपको लिख देना है, लाइनिंग वगैरह गैप देते जाना है, ठीक है, जैसे हमने दिया हुआ है। इसके बाद देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 नंबर का है तो आपको 2 कारण लिख देना है। पहला देखिए कारण, अब आपको क्या ट्रिक लगाना है, कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि ये क्रांति का काम है यहाँ पे, यानी कि क्वेश्चन में क्रांति बोला गया है। क्रांति का मतलब क्या है, इस समय आप लोग समझ लीजिए जैसे कि युद्ध हुआ था, ठीक है, यानी फ्रांस की क्रांति हुई थी, यानी फ्रांस में युद्ध हुआ था। अब देखिए युद्ध कैसे होगा, तो यहाँ पे पहली हेडिंग आप लोग लिख दीजिए कि दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, यानी जो फ्रांस की शासन व्यवस्थाएं थी उसमें कोई न कोई दोष होगा तभी तो क्रांति हुआ था। जैसे क्या है, लोग आसपास रहते हैं, अगल बगल में रहते हैं, ठीक है, या कोई भी घर में ही
कभी कभी क्या होता है कि जब भी कोई के अंदर दोष होता है, ठीक है, कोई भी वो चीजें गलत कर दिया होता है या कोई सामान इधर उधर बिखेर दिया होता है, ठीक है, तो यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर दोष पाए जाते हैं, तभी जो होता है घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। तो वही हो गया यहाँ पे कि जो राजा था, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की शासन व्यवस्थाएं थी, उसमें कोई ना कोई दोष पाए गए थे, ठीक है, तभी यानी दोष पाया जाएगा तभी वो क्रांति होगी। तो यहाँ पे आपको पहली हेडिंग मिल गई इससे कि दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, ठीक है, यानी जो फ्रांस की शासन व्यवस्था थी उसमें दोष पाए गए जिसके कारण ये क्रांति की घटनाएं हुई, ठीक है। अब ऐसे हेडिंग मिल गई। अब इसमें आपको क्या लिखना है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण वहां की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी। बस जो हेडिंग आप लोगों ने अपने दिमाग से सोचा वही उसी को यहाँ पे सिर्फ प्रमुख वहां की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी। इसमें हमने क्या लिखा है, कुछ भी तो नहीं लिखा, सिर्फ व्यवहारिक भाषा है, इसको सभी लोग बनाकर लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो सिर्फ आपको व्यवहारिक भाषा में ही लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, अब वहां पे जो फ्रांस में था वो राजा था, हमने आपको बताया राजा का शासन था लुई 16वें का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजा के द्वारा अत्यधिक आय व्यय करना या फिजूल खर्ची से फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अब देखिए राजा के द्वारा क्या होता था, अत्यधिक लुई 16वां जो राजा था उसके द्वारा अत्यधिक आय व्यय यानी ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए जाते थे उसके द्वारा, ठीक है। फिजूल खर्ची यानी जो चीजें उसकी आवश्यकता नहीं है, ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, उसे भी वो खरीद लेता था, ठीक है, उस पे भी वो अपने पैसे को खर्च कर देता था, उसे फिजूल खर्ची कहते हैं। तो जब इस तरीके से यानी घर के पैसे पूरे निकल जाएंगे, ठीक है, पूरे घर में पैसे जो है वो चले जाएंगे और कोई भी पैसा आने की कोई स्रोत नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी, आर्थिक स्थिति आ जाएगी, ठीक है। तो वही कारण यहाँ पे हो गया, जब राजा जो था वो पूरे के पूरे जो पैसा है वो खत्म कर दिया, फिजूल खर्ची कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, फ्रांस की जो स्थिति थी वो बिल्कुल आर्थिक हो गई, यानी फ्रांस के लोग गरीब हो गए, शासन व्यवस्थाएं वहां की बिल्कुल गरीब हो गई, आर्थिक हो गई, ठीक है, शोचनीय हो गई। तो वही चीजें अब आप सभी को लिखना, यानी आपको हम बता दें ये जो सामाजिक विज्ञान है ना, इसको आपको एक कहानी की तरह लिखना है, एक व्यवहारिक भाषा में लिखना है, अपने से बनाकर। जितना आप लोग अपने से बनाकर लिखोगे ना, उसको देख करके जितना एग्जामिनर खुश होगा उतना आप अपनी किताबी भाषा में लिखोगे तो उसको देखकर नहीं खुश होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि इसमें आपको बना कर लिखना है। देखिए आपको 2 कारण लिखना है, तो दूसरा कारण क्या हो गया, सामाजिक असमानता, ठीक है, यानी जो फ्रांस की क्रांति थी उसमें कुछ न कुछ असमानताएं पाई गई, ठीक है, जिसके कारण ये क्रांति हुई। तो यहाँ पे क्या है, आप लोग सामाजिक का मतलब उसमें सभी जितने भी फ्रांस के लोग थे, ठीक है, वो समाज हो गए एक तरह से, और उन सभी के अंदर असमानताएं पाई गई, ठीक है, देखी गई, जिसके कारण ये क्रांति हुई। तो अब आपको क्या लिखना है, फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। कोई भी आप लोग कारण लिखिएगा उसको एक महत्वपूर्ण कारण कह दीजिएगा, ठीक है। तो कारण सामाजिक असमानता थी, सामाजिक असमानता के कारण फ्रांस की जनता के अंदर विद्रोह का भावना उत्पन्न हो गई। अब देखिए क्या है कि जो फ्रांस में था, ठीक है, उसमें असमानता का मतलब क्या हो गया, यानी कि जैसे उसमें एक गरीब हो गए जिसमें किसान और मजदूर आ गए, ठीक है, दूसरे अमीर लोग हो गए जिसमें व्यापारी वगैरह आ गए, डॉक्टर वगैरह आ गए, ठीक है, डॉक्टर वगैरह। तो उसमें क्या हो गया कि अब जो फ्रांस का राजा था वो क्या करता था, जो मजदूर थे, ठीक है, किसान थे, जो कम पैसे कमाते थे, बिल्कुल गरीब श्रेणी में आते हैं, ठीक है, उनसे वो कर लेता था और बाकी जो अमीर लोग थे उनसे वो कर नहीं लेता था। जिसके कारण क्या हो गया कि वहां के जो मजदूर कृषक लोग थे उनके अंदर क्या हुआ, असमानताओं की भावना उत्पन्न हो गई। एक लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जा रहा है और एक लोगों से कर नहीं लिया जा रहा है, तो असमानता का, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों के अंदर असमानताओं की भाव उत्पन्न होगी, और जब भी असमानता की भाव उत्पन्न होती है देश में, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक विद्रोह का कारण बन जाता है। तो इस तरीके से विद्रोह का भावना उत्पन्न हो गया और फ्रांस की क्रांति का कारण बन गया, ठीक है। बस यही चीजें आपको लिखना है, बहुत ही सरल है, इसको आप लोग, ठीक है, यानी आप लोग अगर इसको इस तरीके से व्यवहारिक भाषा में लिख दिए तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये ट्रिक आप सभी को लगाना है, ठीक है, यानी बनाकर अपने से लिखना है। तो अगर आप लोग ऐसे लिख दिए जैसे यहाँ पे हमने बताया है, तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो
आपको 2 से 3 नंबर एग्जामिनर यहाँ पे पूरे के पूरे 2 से 3 नंबर तो पक्का दे देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला ट्रिक आप सभी को क्या लगाना है। जैसे आप सभी के पेपर में इस तरीके से आ गया, यहाँ पे कई क्वेश्चन दिया है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आ जाए आपको वही ट्रिक लगाना है जो हम आप सभी को बताएं। कोई क्वेश्चन है उसको आपको पहले उसमें से हेडिंग निकालना है। ठीक है, उसमें से आपको हेडिंग निकालना है, उसके बाद आप सभी को उसको निम्नलिखित रूप से लिखना है। इस तरीके से उसका यानी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो जर्मनी का एकीकरण निम्न साल में हुआ था, निम्नलिखित तरीके से हुआ था, ऐसे आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया चौथा, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए भारतीय कृषि, आप लोग भारत में रहते हो। ठीक है, भारत के लोग क्या करते हैं, ज्यादातर कृषि पर निर्भर है। ठीक है, यानी किसान लोग आते हैं, तो भारत में कृषि कार्य होती है ना, तो आप लोग तो जानते ही हो भारत में कृषि की कोई 3 विशेषताएं क्या है। भारत के जो किसान है वो ज्यादातर अमीर नहीं है, जिसके कारण वो जो आधुनिक युग की चीजें हैं उसका यूज वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं अभी भी भारत में बैलों से खेती की जाती है, उनके पास अच्छे ट्रैक्टर नहीं है। ठीक है, अच्छी पानी की व्यवस्थाएं नहीं है जिससे कि वो हर सीजन की सब्जियां उगा सके। तो इस तरीके से यही सब विशेषताएं तो हैं, आप सभी लोग लिख सकते हो, बहुत ही ईजी है। ठीक है, बना कर ये सभी चीजें व्यवहारिक है। तो थे 4 नंबर वाले क्वेश्चन। अब यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको बिल्कुल कहानी की तरह ही लिख देना है, निबंध की तरह लिख देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें क्वेश्चन किया गया, जैसे भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए और विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन, आपके सभी क्वेश्चन 6-6 नंबर के। अब देखिए, अब आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हो। ठीक है, कुछ नहीं पढ़े हो भाई, मिट्टियों में तो रहते हो, मिट्टियों को तो जानते ही होंगे ना आप लोग। तो यहाँ पे भारत में कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, पहले तो आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, कि भारत में कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। और आप सभी लोग पीली मिट्टी को तो देखे ही होंगे। ठीक है, पीली मिट्टी का यूज गांव घरों में क्या होते हैं, मिट्टी के घरों की पुताई के लिए किए जाते थे पहले। ठीक है, अब भी कहीं कहीं किए जाते हैं। और उसके बाद पीली मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई। ठीक है, इस तरीके से जलोढ़ मिट्टी हो गई, यानी आप लोग कई प्रकार की जो मिट्टियां होती, लाल मिट्टी हो गई, यानी कई प्रकार की जो मिट्टियां होती, बस उसी को आप सभी को एक एक हेडिंग लिखना है। और उसके बाद ठीक है, आप सभी को उसके बारे में लिख देना है कि हाँ, जो काली मिट्टी होती है उसमें, ठीक है, इस तरीके से, यानी पीली मिट्टी जो होती है उसमें गेहूं की खेती अच्छी होती है, काली मिट्टी में चावल की खेती पैदावार अच्छी होती है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को क्या करना है। और जो है मिट्टियों में जिंक पाए जाते हैं, सल्फेट पाए जाते हैं, यही सब चीजें आपको बना कर लिख देना है। ठीक है, कौन कौन सी खेती होती है, आप लोग भी, आपके भी घर के आसपास खेती होती होगी, मिट्टियां हैं, उसके बारे में जो भी चीजें उस खेतों में हो रहे हैं वही सब चीजें तो आप लोग लिख दीजिए बिल्कुल। ठीक है, बस यही सब चीजें आप लोगों ने लिख दिया तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर के है, तो बनाकर लिख रहे हो तो 5 नंबर तो बिल्कुल पक्का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ गया, जैसे आ गया परिवहन तथा संचार के साधन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो परिवहन तो आप लोग जानते हो, परिवहन में क्या आ गए, वाहन आ गए। ठीक है, जो भी है ना, मोटर कार ट्रैक्टर वगैरह, ये सब क्या है, बस, ये सब रेलगाड़ी परिवहन में आ गए। तो आप लोग तो जानते हो परिवहन हमें किस तरीके से सहायता देती है, हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे वाहन के माध्यम से ही तो आते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी वगैरह जो भी चीजें है उसके माध्यम से ही तो आप लोग आते हो, या घोड़े पर बैठकर दौड़ जाते हो, ये बैल पर बैठकर दौड़ जाते हो, ऐसे तो है नहीं। ठीक है, तो वही सब चीजें, परिवहन किस तरीके से आप सभी को जो है, किस तरीके से आपको लाभ है परिवहन से, आप लोग कम समय में ही एक जगह से दूसरे स्थान पे चले जा रहे हो, यही सब चीजें आपको लिखना है। संचार हो गया, संचार के माध्यम से तो आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, अगर ये मोबाइल फोन ना होता, स्मार्टफोन, तो आप लोग हमारी वीडियो को देखते, आप लोग हमारे ट्रिक को देखते नहीं, ना देख पाते और आप लोग फेल हो जाते एग्जाम में। ठीक है, आपको ये हमारी ट्रिक मिल रही है जिससे आप लोग बिना पढ़े भी एग्जाम में पास हो जाओगे। तो ये क्या है, फोन है। ठीक है, संचार माध्यम, संचार के माध्यम से ही आप लोग एक स्थान से दो स्थान पे, ठीक है, दूर स्थान से आप लोग मात्र 1 सेकेंड में किसी से भी फोन पे बात कर लेते हो आप सभी लोग। ठीक है, तो ये सब क्या है, संचार के माध्यम से। तो बस यही सब चीजें आपको लिखना है। संचार में जो भी आता है, आपको न्यूज मिलता है टीवी के माध्यम से, आप लोग लिख दीजिए। टीवी के बारे में आप लोग तो जानते हो, सब लिख दो। मोबाइल के बारे में आप लोग जानते हो, उसके बारे में लिख दो। ठीक है, यही सब चीजें बना कर आप लोग लिख लेना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 18 मृदा अपर्दन से आप क्या समझते हैं। मृदा अपर्दन के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। ठीक है, मृदा अपर्दन का मतलब क्या है, मृदा का क्षरण। जैसे क्या होता है, जब भी बारिश के मौसम में जब बाढ़ आते हैं ना, बाढ़ अपने साथ क्या करती है, जो दूर दूर की सभी मिट्टियां जो उसके रास्ते में आती है उस सभी को बटोर के चली आती है। ठीक है,
और क्या होता है, मिट्टियों का क्षरण हो जाता है। अब किस तरह यानी अब क्या होता है और उसको यानी उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों को आपको लिखना है, जैसे मृदा अपरदन को रोका जा सके, ठीक है, भूक्षरण को रोका जा सके। तो क्या है कि पेड़ पौधे लगाया जाए। जो पेड़ पौधे होते, जहाँ पे भी बाढ़ के पानी आते हैं, अगर वहां पे आप लोग पेड़ पौधे लगा दोगे ना, तो पेड़ पौधे के जो वृक्ष यानी जो उसके रूट होते हैं, जड़ होते हैं, वो मिट्टियों को इस तरीके से जकड़ी होती है, ठीक है, जिससे कि मिट्टियों का कटाव नहीं होता है, बहाव नहीं होता, मृदा अपरदन नहीं होता है, ठीक है। और जो किसान होते हैं, आप लोग देखे होंगे, किसान अपने खेतों में मेड़ बनाए होते हैं, ठीक है। क्यों बनाए होते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे खेत की मिट्टियां दूसरे खेतों में न जाए, ठीक है, मृदा अपरदन न हो। यही सब चीजें बना बना कर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, बहुत ही इजी है। तो जितना भी हमने ट्रिक बताया, सभी ट्रिक आप सभी लोग ऐसे ही बना बना कर लिख लीजिएगा, ठीक है। सभी चीजें, जितने भी सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन आते हैं, सभी व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं, ये सब चीजें आप लोग अपनी दैनिक जीवन में डेली देख रहे हो, ठीक है। तो यही सब चीजें आप सभी को लिखना है। अगर आप लोग ये सभी ट्रिक लगाते हो जो हम आप सभी को बताए हैं, तो आप सभी का 50 नंबर में, ठीक है, 30 नंबर आपको बिल्कुल पक्का है। 30 से 40 मिल सकते हैं, लेकिन कम नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये सभी ट्रिक आप सभी लोग लगा सकते हो, 100% आप लोग पास हो जाओगे। लेकिन आपको सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल की इसी ट्रिक को लगाना है, ठीक है। हमारे चैनल के अलावा आप लोग किसी भी ट्रिक को लगाओगे यूट्यूब चैनल के, तो आप सभी लोग फेल हो सकते हो, ठीक है। हमारा जो ट्रिक है वो 100% गारंटी, क्योंकि हम एक बोर्ड एग्जाम के, ठीक है, कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर भी है, पिछले 5 सालों से कॉपी चेक करे। और जितने भी ऐसे एग्जाम लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, सभी एग्जामिनर उन्हें पास करते हैं, हमने देखा है। तो इसलिए आप लोग ये सभी ट्रिक को लगाइएगा। इसके बाद देखिए, जो मानचित्र वाला क्वेश्चन आता है, यानी मैप वाला क्वेश्चन, आपके पेपर में 10 नंबर का आता है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, और आपको ये भी स्थान भी नहीं पता है कि हाँ कहाँ पे ये स्थान है, कि हम लोग ये जो मानचित्र आपको मिलेगा इसमें अच्छे तरीके से आप लोग भर सको, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या ट्रिक लगाना है, जैसे क्या है कि जैसे पहला क्वेश्चन आ गया कि वो स्थान जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। क्या क्वेश्चन, वो स्थान जहाँ पे प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, तो ये कहाँ पे, अमृतसर में। अब आपको यहाँ पे क्या ट्रिक लगाना है, जैसे ये आपको मानचित्र मिलेगा पेपर में, इसमें आपको 4 इस तरीके से पंखुड़ी दिख रही है, ठीक है। आप लोग इसको यानी गुड़हल की पंखुड़ी समझ लीजिए। अब इसी पंखुड़ी में क्या है, यहाँ पे आपको जब भी यानी अमृतसर से रिलेटेड कई क्वेश्चन पेपर आपके मैप में आते हैं, ठीक है, मैप वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, अमृतसर जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपको पंखुड़ी दिख रही है ना 4, आपको ये वाली जो पंखुड़ी, इसी में अमृतसर है, पंजाब है, पंजाब का क्षेत्र है, और पंजाब में ही अमृतसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे करके यहाँ इस बिंदु पर अमृतसर है, इसी के बगल में यानी अमृतसर जो है वो क्या है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है। तो अब इसी के बगल में ही लाहौर है, इस बिंदु पे। ये ट्रिक आपको लगा लेना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या है, जब भी आप सभी के पेपर में कोई भी अहमदाबाद से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या है, इस तरीके से आपको ये जो डायनासोर का मुंह दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या करना है, आपको इसी में अहमदाबाद है, इसमें आपको अहमदाबाद भर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आ गया इस तरीके से, अगर पेपर में आ गया कि नमक जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो नमक कानून, तो वो कहाँ से हुआ था, डांडी, ठीक है। डांडी इसी जो ये डायनासोर के मुंह है, इसी के अगल बगल डांडी है, ठीक है। अगर कोई गुजरात से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो डांडी के नीचे यानी इसी डायनासोर में ही यहाँ पे गुजरात है। इस तरीके से आप लोग, ठीक है, दर्शा सकते हो। बाकी जैसे यहाँ पे आ गया गन्ना उत्पादक क्षेत्र आपको लिखना है, तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्या है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इसी के सटा हुआ ये बिहार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको ये उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी जो भी सिंबल आएगा, जैसे यहाँ पे कोई सिंबल आ गया, ठीक है, यहाँ पे कोई सिंबल इस तरीके से दिया हुआ है ना, तो अगर ऐसे कोई भी सिंबल आता है तो बस आपको जो भी दिया रहेगा उसको ऐसे ऐसे कर देना है, मानचित्र में कहीं पर भी नंबर आपको मिल जाएगा। कि क्या है, जैसे इस तरीके से आ गया, भारत में कोई एक जूट उत्पादक क्षेत्र बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चिन्ह दिया हुआ है ना, इसको तो आप लोग, ये भारत का पूरा मानचित्र है, ठीक है। जूट जो है आप लोग इसमें कहीं पर भी इस तरीके से जो यहाँ पे दिया हुआ है सिंबल, आप लोग ऐसे बना दीजिए कहीं पर भी, ठीक है। किसी भी जगह आप लोग इस तरीके से बना दो, सभी जगह जूट होते हैं, ठीक है। ऐसे ये गुजरात है, यहाँ पे भी जूट होता है, आप लोग ऐसे बना दो, ठीक है। जो सिंबल दिया हुआ है इस तरीके से ऐसे आप लोग बना दो। आपको यानी इसमें ये जो क्वेश्चन होता है, इसमें सिर्फ आपको मानचित्र में दर्शाना होता है, तो आप लोग कहीं पर भी जो सिंबल दिया है उसको दर्शा दो, आपका सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यानी 5 नंबर का है तो 2 नंबर का भी तो सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रिक लगा सकते हो आप लोग। कोई भी चिन्ह दिया, नदी दिया है, गोदावरी नदी, ठीक है, आपको कहीं पर भी ये सिंबल, जैसे हमने एक यहाँ पे नदी बनाया ना, कृष्णा नदी का, तो आप लोग को कहीं भी ऐसे सिंबल बना देना है। वो स्थान जहाँ पे स्वर्ण मंदिर स्थित है, ठीक है, आपको नहीं पता
अमृतसर कि कहाँ पे मानचित्र में है, तो आप लोग मानचित्र में मत दर्शाओ, ठीक है। अगर आंसर पता है सिर्फ कि हाँ अमृतसर इसका आंसर है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको इसमें क्या है कि आपको आधा नंबर आंसर लिखने पर मिलेगा और आधा नंबर आपको मानचित्र ये जो है इसमें दिखाने पर मिलेगा कि हाँ अमृतसर यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर आप सभी को ये नहीं याद है कि मानचित्र में अमृतसर कहाँ है, तो आप लोग आंसर याद है कि अमृतसर है, ठीक है। तो आप लोग इसको जैसे हमने कॉपी में बताया वैसे लिख दो। तो अगर आप सभी लोग ये सभी ट्रिक हमारे लगाते हो, जितने हमने आपको ट्रिक बताया, तो आप लोग इस बार एग्जाम में, ठीक है, पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा मेरे इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए। तो आप लोग इस ट्रिक को जरूर लगाइएगा। 100% गारंटी कि आप सभी लोग 100% गारंटी कि आप लोग एग्जाम में पास हो जाओगे, ठीक है। और ऐसे ही हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक है। इसी वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट दिखेंगे, वहां पे वीडियो सभी जोड़े गए हैं, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।